हेलो दोस्तों, मैं अमिता भास्कर। बाल विकास की थ्योरी कंप्लीट करवाने के बाद में हम देख रहे हैं उसके आगे की जो वीडियो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए, आज का प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? वो है आंसर अहम केंद्रिता का। इस 2 से 7 वर्ष तक तक में कहा है जीन पियाजे ने कि 2 से 7 वर्ष तक होता है, नहीं होता अहम केंद्रिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होगी? यह उपयुक्त है। यानी कि किशोर, अगर कोई लड़का विद्यालय में अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उस विद्यालय के उस लड़के द्वारा अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करेगा, इसका कथन है। हमने 4 ऑप्शन इसका लिखे हैं, इसके लिख दिए हैं चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को बुलाना चाहिए। अभिभावकों को बुलाना चाहिए यानी कि लड़के के माता पिता को बुलाकर और उनके सामने उसके अवांछित व्यवहार किए जाने पर माता पिता को बताना क्या यह ठीक होगा या नहीं। अगला देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, साथियों के सामने सजा देना। यानी कि क्लास में साथी संगतियों के सामने बच्चे को सजा देना या दंडित करना, क्या ये सही होगा? या फिर तीसरा वाला देखते हैं, उसी समय टोकना। यानी कि जब लड़का कोई अवांछित व्यवहार कर रहा हो या गलत व्यवहार कर रहा हो तो उसे उसी शिक्षक द्वारा तुरंत उसी समय टोकना सही होगा या फिर नहीं। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला है हमारा, अवांछित व्यवहार में मूल कारकों को हटाना चाहिए। यानी कि उसमें समस्या को जानना चाहिए। उस शिक्षक को चाहिए कि उस लड़के की समस्या को जानना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए कि उस लड़के को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है जो ऐसी हरकत कर रहा है। उसको जानने के बाद उसका निराकरण करना चाहिए, यानी कि उसका हल निकालना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अवधि योजना आरंभ निम्नलिखित में से कौन सी अवधि योजना आरंभ एज कहलाता है? ये है वर्ष है 13 से 16 वर्ष तक। 13 से 16 वर्ष तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? जो किशोरावस्था में स्पर्श लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है वो है हमारा मूर्त चिंतन नहीं दिखाई पड़ता है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है वैज्ञानिक कार्ल सनिक का कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दिग श्रमिक किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, यहाँ पर लिखा था हमने, भूल गए। उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, यहाँ पर लिखा है हमने, प्रशंसा करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्रेम करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? उन्होंने फ्रायड द्वारा जो कथन है, फ्रायड ने इस विशेषता को कहा है आत्ममोह या फिर स्वामोह या आत्म प्रेम कहा है। इन नामों से किशोरावस्था में फ्रायड ने इन नामों को जो है कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुशी रहित अवस्था कौन सी है? तो खुशी रहित अवस्था के नाम से किशोरावस्था को ही हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इदम अहम हुआ परायम।
किस संरचना के भाग है। इदम, अहम व परा अहम किस संरचना के भाग है। तो ये है किस संरचना के भाग है, व्यक्तिगत संरचना के भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिगमंड फ्रायड ने मन की दशाएं बताई हैं। सिगमंड फ्रायड ने मन की जो दशाएं बताई हैं, हमने इसको यहाँ पर लिखा है, ये इसके कॉलम में है, इसके अंदर में यहाँ से आता है ये इसके अंदर जो बताए हैं। चेतन पहला बताए हैं, सिगमंड फ्रायड ने जो बताए हैं मन की दशाएं जो बताई हैं, पहला है चेतन, दूसरा है अचेतन और तीसरा है वही अर्धचेतन बताया है उन्होंने। और वही अगला देखते हैं, अर्धचेतन बताया है उन्होंने। उसके बाद देखते हैं ये भंडार ग्रह किसको कहते हैं। भंडार ग्रह किसको कहते हैं, यानी कि अचेतन मन को कहते हैं, जो भंडार ग्रह का मालिक होता है। भंडार ग्रह अचेतन मन को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो ये प्रदर्शित किया है, ये जो है हमारा, ये फ्रायड ने जो सिद्ध किया था, वो बर्फ का टुकड़ा एक जल में डाले थे, वो जिसका 10% जल के बाहर निकला हुआ भाग था और 90% जल में डूबा हुआ भाग था, जो था ये है 90% वाला। तो जो 10% जल के ऊपर तैरता हुआ भाग था, उन्होंने उस चीज को चेतन मन के नाम से कहा है, जो कि 1/10 के भाग में डिवाइड किया है उन्होंने। और उसके जो 90% भाग जो जल में डूबा हुआ था, उसको उन्होंने अचेतन मन के नाम से कहा, अचेतन मन नाम दिया है। और ये है 9/10 के भाग में डिवाइड किया है। ये है बर्फ का टुकड़ा और ये जल है। और जो ऊपर हुआ हमारा 10% तैरता हुआ भाग, बर्फ का टुकड़ा जो, और 90% डूबा हुआ जो भाग है, उसके बीच में जो हमारी लाइन होती है, ये गैपिंग है, इस चीज को उन्होंने अर्धचेतन के नाम से बताया है। अर्धचेतन के नाम से बताया है। यहीं पर देखते हैं, ईड का मतलब क्या होता है, इडम। इड मतलब इदम मतलब क्या होता है, इदम सुखवादी होता है। खुद के बारे में ही उसी दुनिया में जीता है जो खुद के सुख के लिए सब कुछ सही हो, और खुद के सुख के लिए ही सब चीजें वो खोजता रहता है, जो कि हमारे खुद शारीरिक सुख। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ईड मतलब इदम मतलब सुखवादी सिद्धांत जो होता है, इसमें क्या होता है, इस चीज को उन्होंने, इदम को सिगमंड फ्रायड ने राक्षसी रूप कहा है, यानी कि वो सिर्फ अपने शारीरिक सुखों के बारे में सोचता है और शारीरिक सुखों के बारे में ही सब कुछ करना चाहता है, इसलिए इसको भंडार ग्रह कहा गया है। ये वास्तविक जीवन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये सिर्फ अपने शारीरिक सुखों की दुनिया में कल्पनाओं में जीता रहता है। और यहीं पर दूसरा है हमारा अहम, ईगो मतलब अहम जो होता है, ये वास्तविक सिद्धांत कहा गया है। इसको वास्तविक जीवन में ये जीता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, वास्तविकता में सही फैसला लेके अपने हिसाब से जीता है कि दुनिया में कैसे सब लोग रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब वास्तविक जीवन में जीता है। और यही सुपर ईगो है हमारा, जिसको परम अहम कहते हैं। ये आदर्शवादी है। आदर्शवादी में क्या होता है कि ये सब कुछ सोच समझ कर सब कुछ करता रहता है काफी, यानी कि ये नियंत्रण किए रहता है, दोनों पर हावी होता है, ईगो पर और ईड पर, दोनों पर। कि अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो पुलिस आएगा, हमको थाने ले जाएगा, हमारे माता पिता का भी मान सम्मान जाएगा, माता पिता भी होते हैं उसमें, सब कुछ होता है। तो ये होता है आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है सुपर ईगो को। तो इतना जो हो गया, ये सिगमंड फ्रायड द्वारा कहना था उनका, जो कि हमने बताने की आप लोगों को कोशिश की। अगर इदम ईगो पर हावी हो जाता है तब वह इंसान जो है अनैतिक कार्य करने लगता है, वह असामाजिक कार्य करने लगता है, जिसको कहते हैं अनैतिक व असामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। अगला क्वेश्चन है, अलमारी से अमुक किताब नहीं पाते हैं। अलमारी से अमुक किताब नहीं पाते हैं। अमुक एक व्यक्ति का नाम है, किताब नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए
देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर याद आती है उन्हें कि उस किताब को हमने अपने मित्र को दे दिया था। यह अवस्था क्या है? यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था अर्धचेतन मन कहलाता है। अर्धचेतन मन कहलाता है यह अवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती, संग्रहित होती है, वह कौन सा, वह क्या कहलाता है? तो वह अचेतन मन कहलाता है। यानी कि जहाँ व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में, यानी कि वास्तविकता में जिनकी पूर्ति, जिनकी इच्छाएं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती हैं, वो सब संग्रहित होती जाती हैं, वो इच्छाएं क्या कहलाती हैं? अचेतन मन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन की सबसे फेमस पुस्तक का क्या नाम है? तो एरिक्सन की सबसे फेमस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं। एरिक्सन ने विकास के सिद्धांत में अपनी अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। इनकी अवस्थाएं 8 हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने गलत 2 बार लिख उठा है, सॉरी। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन पियाजे जी का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष की आयु में बालक का शब्द भंडार लगभग कितने शब्दों का होता है? 2 वर्ष की, जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो लगभग वो कितने शब्दों को बोल सकता है, उसी को कह रहे हैं कि 2 वर्ष के बालक में शब्द भंडार कितना हो जाता है। तो ये हो जाता है 270 शब्द भंडार हो जाते हैं, जो 2 वर्ष का बालक बोल सकता है, यानी कि बोल लेता है। 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बालक का शब्द भंडार लगभग, यहाँ पर डॉट हमने किया है ताकि यहाँ पर भरना है, बालक का शब्द भंडार लगभग कितने शब्दों तक पहुंच जाता है? तो वो 17 वर्ष की आयु में कहा है, इन्होंने पूछा है 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते तो वो हो जाता है 16,000 तक ले हो जाता है शब्द भंडार। अगला क्वेश्चन है, 5 और 6 वर्ष की अवस्था तक बालक प्रयोग करता है। किन वाक्यों को बालक प्रयोग करता है? 5 और 6 वर्ष की अवस्था तक बालक प्रयोग करता है, जो सरल वाक्यों तथा साधारण वाक्यों का प्रयोग करता है। ये 5 और 6 वर्ष के बालक करते हैं, सरल एवं साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। ये है, एक शिक्षक बालक की विद्वता में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है? तो एक शिक्षक बालक की विद्वता में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है? वो कर सकता है उसका शब्द भंडार बढ़ाकर, यानी कि शब्दों को सिखाकर। अगला है, लैंग्वेज शब्द किस भाषा से बना है? तो लैंग्वेज शब्द लैटिन भाषा से बना है, ये है आंसर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा में सम्मिलित होती है। भाषा में क्या सम्मिलित होती है? भाषा में ध्वनि सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के बिना संप्रत्यय की रचना कैसी होगी? तो भाषा के बिना संप्रत्यय की रचना जो है कठिन होगी। आंसर ये है, कठिन होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कलाएं कौन कौन सी हैं? भाषा की जो कलाएं हैं वो हैं बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। इतनी है भाषा की कलाएं। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चे को प्यार से पुचकारा जाए तो वह मुस्कुराकर व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है?
प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा का वर्णमालीय शब्दों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने मास का बच्चा बड़ों के सुरों की नकल करना शुरू कर देता है? यानी बच्चे के सामने अगर कोई घर परिवार का कोई भी शब्द बुला रहा है, किसी को बुला रहा है या कह रहा है कुछ, तो बच्चा भी उनकी बातों को सुन करके वो भी वैसा बोलता है। उसी को कहते हैं कि नकल करना कहते हैं। और वो उम्र होती है जो है 9 से 10 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सबसे लोकप्रिय माध्यम है किसका? भाषा सबसे लोकप्रिय माध्यम है किसका? वो है संप्रेषण का। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास निर्भर रहता है। भाषा विकास निर्भर रहता है तो किन किन चीजों पर निर्भर रहता है? पहला है अभिप्रेरणा पर, दूसरा अनुबंधन पर और तीसरा अनुकरण पर। तो इन सभी पर भाषा विकास निर्भर रहता है। अगला है, बच्चे में बोलने से कई माह पहले से ही कैसी क्षमता विकसित हो जाती है? तो वो कौन सी क्षमता है जो बच्चे में बोलने से पहले ही विकसित हो जाती है? तो वो है सुनने की क्षमता बच्चे में बोलने से पहले विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में पठन तथा लेखन संबंधी योग्यताओं को विकसित करने के लिए किन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? पठन मतलब पढ़ने, लेखन मतलब लिखने। तो किन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? वो क्रियाएं हैं चाक्षुष उपकरणों का प्रयोग, हस्त समन्वयों का प्रयोग, श्रवण उपकरणों का प्रयोग। श्रवण मतलब सुनने वाले उपकरण, हस्त मतलब लिखने वाले उपकरण और चाक्षुष मतलब बोलने वाले उपकरण। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास काफी हद तक होता रहता है। तो जो काफी हद तक भाषा विकास हमारा विकसित होता रहता है वो होता है प्राकृतिक तौर पर काफी हद तक भाषा विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता है। ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच जो विभिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है, क्योंकि शारीरिक के तौर पर पूछा है तो शारीरिक में देखते हैं कितने लोगों की हाइट लंबी होती है, कितने लोगों की हाइट जो है छोटी होती है। तो इस सब में जो दिखने वाला शारीरिक विभिन्नता है इसको कहते हैं बाहरी विभिन्नता। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था कब आती है? शैशवावस्था के उपरांत। शैशवावस्था के बाद हमारी जो है बाल्यावस्था आती है और बाल्यावस्था के बाद हमारा किशोरावस्था आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था में संवेगात्मक अभिव्यक्ति है। संवेगात्मक मतलब जो है शैशवावस्था में बच्चे को जन्म से ही जो प्राप्त होता है, जो चीज, जो ज्ञान, जो संवेग प्राप्त होते हैं उसे संवेगात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। संवेग जैसे होता है रोना, हंसना, खेलना और यही सब होता है संवेग के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो आंसर हमारा रोना तथा हंसना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य बोध के अंतर्गत बालक में विकास होता है। सौंदर्य बोध के अंतर्गत बालक में विकास होता है, वो होता है मूल्यों का, सृजनशीलता का, रचनात्मकता का। मूल्यों का, सृजनशीलता का तथा रचनात्मकता का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीव्र बुद्धि वाले बालक चलना प्रारंभ कर देते हैं कितने माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं? तीव्र बुद्धि वाले बालक कितने माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं? तो 13वें माह से वो चलना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बालक मूल्यों के सामाजिक प्रतिमानों को समझना प्रारंभ कर देता है। बालक मूल्यों के सामाजिक प्रतिमानों को समझना प्रारंभ कर देता है तो वो 5 वर्ष की आयु से समझना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष की आयु तक होती है शैशवावस्था की उम्र। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था मानी जाती है। किशोरावस्था किस उम्र से किस उम्र तक मानी जाती है? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है वह कहा जाता है। जिस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है वह कहलाता है अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक बालक 16वें मास में यानी कि एक बालक 16 महीने में बोलना प्रारंभ करता है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। एक बालक 16 महीने में बोलना अगर प्रारंभ कर देता है तो उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो रखा जाएगा सामान्य बुद्धि वाले बालक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में बालक में विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में बालक में जो गुण विकसित हो जाते हैं वो हैं सोचने की क्षमता, अंतर करने की क्षमता और समस्या का समाधान करने की क्षमता। किशोरावस्था में बालक में ये विकसित हो जाते हैं गुण। अगला क्वेश्चन है, जीवन दर्शन का तथा स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। जीवन दर्शन का तथा स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है तो कौन सी अवस्था है? वो है हमारी किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, जन्मोपरांत 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक ले जो अवस्था कहलाती है वो है हमारी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 270 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मस्तिष्क का विकास लगभग बच्चों का कितने वर्षों तक हो जाता है? तो वो हो जाता है 12 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का तात्पर्य है मानव विकास का तात्पर्य है मानव में। आंसर है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। मानव विकास का तात्पर्य यही है कि गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी? अधिगम की सामग्री यानी कि पढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं, पढ़ाने के अंतर्गत जो वस्तुएं आती है अगर वो अधिकतम यानी कि अधिक हो जाती हैं, अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होगी? तो वो होगी हमारी खंड विधि। उस चीज को हम खंड करके बताएंगे बच्चों को, खंड करके या अलग अलग करके उस चीज को समझाएंगे बच्चों को तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अधिगम की सामग्री कम होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी है? तो कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी हो? वो है समग्र विधि। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का चिन्ह समरूप सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का चिन्ह समरूप सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है टॉलमैन साहब ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का समपोषक सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का समपोषक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है क्लार्क एल हल ने दिया है, क्लार्क एल हल ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? वो बिल्ली पर किया गया था थॉर्नडाइक का। और अगला है, थॉर्नडाइक के
प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, वो है समझ पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? यह थार्नडाइक के किस नियम को, अगर इंसान को सफलता मिलता है तो संतोष मिलता है, असफल होता है इंसान तो असंतोष होता है मन को। कहा गया है कि थार्नडाइक के यह कथन थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है, तो यह प्रभाव के नियम को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो है गेस्टाल्टवादियों का देन है। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार स्वरूप था? थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार था? वो था भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे व्यवहार को क्या कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है? ऐसे व्यवहार को क्या कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है? वो होता है प्रतिकृत व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? देखते हैं आंसर क्या है। एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? जैसे किसी चीज को हम सीखे हैं, उस चीज को हमारे द्वारा किसी दूसरे को शिक्षित करना प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवस्था के अधिगम के दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावी करने का क्या नाम है? वो है प्रशिक्षण अंतरण। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण अंतरण में सहायक कौन सा अंतरण प्रकार है? तो वो है सकारात्मक अंतरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशिक्षण अंतरण में बाधक कौन सा अंतरण प्रकार है? तो वो है हमारा नकारात्मक अंतरण। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा तथा बुरा दोनों माध्यमों में सीखे गए अधिगम को कहा जाता है। सीखे गए व्यवहार को कहा जाता है, यानी कि व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा तथा बुरा दोनों चीजों को सीखा गया हो व्यवहार में, उसी को परिवर्तन सीखना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत जो आते हैं, देखते हैं श्रवण क्षति मतलब सुनने की क्षति मतलब कम आवाज जो कम सुन पाते हैं, श्रवण मतलब कान से कम सुनने वाले बालक। दृष्टि से कम देख पाने वाले बालक, बहुविकलांग बालक, ये सब जो है आते हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। श्रवण क्षति, दृष्टि क्षति तथा बहुल विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं ये शारीरिक रूप से। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो कौन कौन से हैं? मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? मान लीजिए एक बालक पिछड़ा बालक है, आप उसको किस प्रकार की शिक्षा देना चाहेंगे या किस प्रकार उसको सब चीजें सिखाना चाहेंगे? तो देखते हैं उसका हम।
उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने और हिसाब रखना आदि जैसे व्यावहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से समझ बनाएंगे। यानी कि अकेले यात्रा करने के लिए, यानी कि अकेले उनको घूमने टहलने के लिए कहीं भेजेंगे ताकि उनके अंदर का जो है डर खत्म हो सके। बच्चे को हम इतना पैसा देंगे कि वो आसानी से उस चीज़ को खर्च कर सके और उसका हिसाब भी रख सके, पूछने पर उसका हिसाब बता सके कि इतना खर्च हुआ और इतना हमारे पास बचा हुआ है। जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से समझ बनाएंगे, यानी कि ऐसी क्रियाओं को करके हम बच्चे को जो है आसानी से सब कुछ सिखाएंगे और समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? सम्मिलित की जानी यानी कि शामिल की जानी चाहिए। तो इसका आंसर है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। यानी कि विशेष शिक्षण विधियों के यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शिक्षण विधियों का यानी कि शिक्षा देने का प्रयोग करना, और विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं यानी कि विद्यालय में विशिष्ट कक्षा मतलब सबसे अच्छी व्यवस्था और जिस कक्षा में हो उस कक्षा की व्यवस्था, और विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से पाठ्यक्रमों को जो है पढ़ाना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने के लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग हम ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है वैज्ञानिक लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, और ब्रेल लिपि का प्रयोग उन्होंने अंधे बालकों के लिए किया था। किसके लिए किया था? अंधे बालकों के लिए किया था। ये अंधे बालकों के लिए ताकि पढ़ाई में सुविधा हो सके, इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। अगला है, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किस से प्रभावित नहीं होता? जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है यानी विकलांग बालक है और वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? तो वो होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं होता है, भाग नहीं ले पाता। और अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। कौन सा अनिवार्य तत्व है? वो है बुद्धि परीक्षण द्वारा हम जो है पता लगा सकते हैं कि शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान कैसे की जाती है या कौन कौन से बालक हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम को सामान्यतया कितने भागों में बांटने का प्रयत्न किया जाता रहा है? मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम को कितने भागों में समान तौर पर बांटा गया है? वो है हमारा 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है? अधिगम को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है व्यवहार परिवर्तन। अधिगम को अन्य शब्दों में व्यवहार परिवर्तन कहा जाता है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके आगे है, अधिगम अनुभव एक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो वो की है गेट्स व अन्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रक्रिया है, एक कैसी प्रक्रिया है? देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन हमने लिखे हैं। पहला है अविरल, दूसरा है सरल, तीसरा है कठिन और चौथा है निरंतर। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? वो है अविरल प्रक्रिया है। ये सरल और कठिन निरंतर गलत ऑप्शन है हमारे। सही कौन सा ऑप्शन है? अविरल। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति कैसी है? तो आंसर है अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया एवं मानसिक प्रक्रिया और अधिगम का आधार मानव प्रकृति है।
यानी कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है एवं मानसिक प्रक्रिया है और अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की गति जब प्रारंभ में कम व उसके पश्चात अत्यंत तीव्र होती है तब वक्र का प्रयोग किया जाता है। वक्र का प्रयोग किया जाता है तो वो है उन्नतोदर। आंसर हमारा उन्नतोदर है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है हमारा, तो क्वेश्चन ही यही है हमारा, सीखने में पठार कब तब बनते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर, अगला आंसर इसका क्या है, आगे पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है या दूसरी में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेविन ने कहा है कि अधिगम संगठन है। कर्ट लेविन के द्वारा कहा गया है कि अधिगम संगठन है, तो आंसर क्या है हमारा, परिवर्तन का संगठन है। अधिगम हमारा जो है परिवर्तन का संगठन है। अगला क्वेश्चन है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे प्रगति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो यह मनोवैज्ञानिक जो थे हमारे स्किनर साहब का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के कौन से साधन बालकों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के कौन से साधन हैं जो बालकों के अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो वो है हमारा औपचारिक शिक्षा और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा हमने जो है थ्योरी में इसके बात की है या थ्योरी में इसके डिस्कशन किए हैं, बताए हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंकड़ों को साफ कागज पर अंकित करने से आंकड़ों को साफ कागज पर अंकित करने से यानी कि साफ कागज पर लिखने से डॉट यहाँ पर हमने डॉट लिखा है, यहाँ पर कुछ भरना है, से की रचना होती है। किस चीज की रचना होती है, अधिगम वक्र की रचना होती है। यहाँ पर आंकड़ों को साफ कागज पर अगर अंकित या लिखने से किसकी रचना होती है, तो वो अधिगम वक्र की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद किया था। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने जो शोध किया था वो बिल्ली पर किया था और बिल्ली को किस चीज में बंद किया था, वो था संदूक में बंद किया था इन्होंने, थॉर्नडाइक ने। और वहीं पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, सीखने में निरंतर प्रयास करते हुए हम अपनी त्रुटियों को कम कर सकते हैं कि ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि पढ़ते पढ़ते या किसी चीज़ का अभ्यास करते करते किसी चीज़ में अगर हमको कमी या दिक्कत हो रही है उस चीज़ को पढ़ने लिखने में, तो अगर निरंतर अभ्यास यानी कि डेली अगर उस काम को हम करेंगे तो उस काम में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। तो त्रुटियों को जो है हम कम कर सकते हैं, कम कर जाते हैं, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीखने तथा ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण स्थान क्या है। सीखने तथा ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण स्थान क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मानव एक विकसित प्राणी है जिसमें सूझबूझ वाला, अगला है अंतर्दर्शी एवं अधिगम करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को अवश्य प्रयोग करना चाहिए अभिप्रेरणा का। पढ़ाते समय शिक्षक को अवश्य प्रयोग करना चाहिए अभिप्रेरणा का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध अनुक्रिया नामक सिद्धांत को साधारण भाषा में कहा जाता है। प्रतिबद्ध अनुक्रिया नामक सिद्धांत को साधारण भाषा में
क्या कह सकते हैं हम, वो कह सकते हैं अनुबंधन द्वारा सीखना। अनुबंधन द्वारा सीखना। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन की शुरुआत किसी विशेष उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित करने से होती है कि नहीं होती है, वो क्या है आंसर हमारा, अनुक्रिया करने से होती है। उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अनुक्रिया करने से होती है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध सीखने वाले के स्वचालित ... से है। यहाँ पर हमने कॉलम छोड़ा है भरने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है तंत्रिका तंत्र से होगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का प्रयोग सीखने वाले द्वारा किए गए व्यवहार से पहले होता है या बाद में होता है, तो आंसर जो है हमारा पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रिया व्यवहार अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन दोनों क्या हैं? अनुक्रिया व्यवहार अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में किन किन वैज्ञानिकों का नाम उल्लेखनीय है विशेष रूप से? तो देखते हैं आंसर, वो है वैज्ञानिक वर्डेमियर का, कोहलर का और कोफ्ता का। ये 3 वैज्ञानिक हैं जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आगे अब जो सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है शिक्षण कौशल। तो अगले वीडियो में हम उस वीडियो का स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है समाप्त हो गया हमारा ये सब्जेक्ट बाल विकास का। आज ये लास्ट वीडियो था क्वेश्चन थ्योरी का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।